नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं दिनेश पंचाल आज फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जो करंट का टॉपिक है। हाल ही में कुछ दिनों पहले जब मानसून सत्र का चल रहा था, तो उस समय हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 विधेयक रखे थे। और वो जो तीनों विधेयक हैं, वो विधेयक है जो हमारे आज वर्तमान में जो आईपीसी चल रही है, ठीक है। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जो है, साथ में सीआरपीसी जो है, और उसके साथ में जो अपना एविडेंस एक्ट है, ठीक है। इन तीनों के अंदर संशोधन की बात करी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर उसके लिए बैठे हैं कि क्या वाकई में ये संशोधन आवश्यक थे, किस तरीके की अप्रोच के साथ गवर्नमेंट चल रही है, और इन परिवर्तनों को लाने के बाद हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके से परिवर्तित होगी, ठीक है। ये टॉपिक किसी एग्जाम करने वाले बच्चे के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट जो है वो आम नागरिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पहलुओं का हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाके। जैसे हम आईपीसी की ही बात करते हैं, उदाहरण के लिए क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे आईपीसी को हम कहते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता, ठीक है। भारतीय दंड संहिता इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसे अब रिप्लेस किया जाएगा, जैसे दंड जो है उसकी जगह पे शब्द इस्तेमाल किया गया है न्याय, ठीक है। अर्थात ब्रिटिश एरा के जो लॉज बने हुए हैं वहां पर उस समय की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि इंडिया उस समय ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, तो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, उस समय की नीड्स के अकॉर्डिंग इस कानून को बनाया गया था। लेकिन आज की जो ज़रूरतें हैं, जिस तरीके से परिवर्तन हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे पहले पनिशमेंट जो था, उसकी जो स्पिरिट है, जो आईपीसी बनी हुई है उसके अंदर हम एक पनिशमेंट की स्पिरिट देखते हैं। लेकिन अब जो नए यहाँ पर कानून बने हैं, वहां पे जस्टिस को थोड़ा प्राथमिकता दी गई है, न्याय को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन नहीं हो गए, सिर्फ हिंदी नाम इसका दिया गया है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कई सारे परिवर्तन हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, और आगे आने वाले समय में इसके बहुत दूरगामी प्रभाव भी होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ऐसा बहुत ज़्यादा नए कानून लाने की आवश्यकता पड़ गई थी, क्या थोड़ा बहुत संशोधन करके हम काम नहीं चला सकते थे? तो ऐसा है, संशोधन कई बार हुए हैं, आईपीसी में भी हुए हैं, सीआरपीसी में भी हुए हैं, एविडेंस एक्ट के अंदर भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी आती है जब हमें बार बार संशोधन करने की आवश्यकता हो रही है, टाइम की जो डिमांड है वहां पे थोड़ा सा अलग चीजें जा रही है, सो देयर वी नीड टू मेक सम ग्रेट अमेंडमेंट्स, है ना। सो वहां पर वो चीज हम देख रहे हैं कि ये सारे अमेंडमेंट जो है वो करे गए हैं, ठीक है। 1 मिनट। हाँ जी। आ, वापस आते हैं हम टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या क्या चीजें हमारे सामने है, ठीक है। हम देखेंगे सर इसकी चर्चा के अंदर क्या क्या चीजें हमारे शामिल होने वाली है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये किससे संबंधित है ये। दूसरा है अभी वर्तमान में इनकी चर्चा क्यों हो रही है। इसके बाद सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट में जो संशोधन है वो किस तरीके से हुए हैं, प्रमुख बदलाव क्या क्या हैं, और बदलते समय की मांग के अनुरूप प्रावधान जो है वो क्या क्या किए गए हैं, ठीक है। तो चर्चा में क्यों हुआ, जैसे मैंने आपको बता दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर कुछ ऐसे विधेयक रखे हैं जिस वजह से हम चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि क्या क्या बदलाव यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। जब ये नई भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लग जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे अभी वर्तमान में जो आतंकवाद की परिभाषा है वो बहुत ज्यादा अस्पष्ट है, आईपीसी के अंदर भी अलगाववाद की परिभाषा क्या है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया गया, राजद्रोह की परिभाषा को स्पष्ट किया गया, और राजद्रोह से जुड़े प्रावधान जो है उसके अंदर भी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। अब समझना है एक बात को, हमारे आईपीसी के अंदर एक धारा है जिसका नाम था 124A, ठीक है। ये डील करती है सेडिशन से। किससे डील करती है? सेडिशन का अर्थ क्या होता है इसे समझना। सेडिशन का अर्थ होता है राजद्रोह, ठीक है। राजद्रोह को अगर हम समझने का प्रयास करें तो राजद्रोह का मतलब होता है, राज का मतलब जिसका राज है, अभी मतलब सरकार, ठीक है। और उसके खिलाफ अगर जाने की कोई गतिविधि है तो उसे राजद्रोह के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि राजद्रोह जो है, मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ बहुत ऐसा कट्टर तरीके से आवाज उठाते हैं या फिर उसके अपोज में बातें करते हैं, ठीक है। हमें इस बात को लेकर कभी भी अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि राजद्रोह एक अलग चीज है और देशद्रोह एक अलग चीज है, ठीक है।
आप राजद्रोह करने वाले इंसान को देशद्रोह जैसे ही कड़ी संज्ञा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग बातें हैं। सरकारों से असंतुष्टि हो सकती है, एंड इट इज द राइट ऑफ फ्रीडम, इट इज द राइट ऑफ फ्री स्पीच, है ना। ये हमारा फ्री स्पीच का मतलब है कि आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति अपनी कर सकते हैं अगर आप किसी से संतुष्ट नहीं है तो। और ये जो कानून था राजद्रोह वाला, ये कानून जो है वो ब्रिटिश एरा की स्पिरिट का कानून था, तो इसे कहीं ना कहीं पर हटाया गया है। इवन आफ्टर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आईपीसी की नई धारा है 150 जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर शामिल है, वहां पर इसी तरीके का कानून हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां क्या हो रहा है, परिभाषा के अंदर अब ये बात करी गई है कि ऐसी कोई भी गतिविधि या ऐसा कोई भी इंसान जो किसी भी तरीके से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर आक्रमण करता है किसी भी मीडियम से, तो फिर उसे अब किसके अंदर माना जाएगा सर, कि आप थोड़े सबवर्जिव एक्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। वहां परिवर्तन हुआ, मतलब ये राजद्रोह का शब्द जो है ना अब वो नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकारें इस पर्टिकुलर एक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल भी करती है, ये इतिहास के अंदर ऐसे कई मामले हैं, ठीक है। अब मॉब लिंचिंग की बात है, जैसे पहले ये चीजें हमें नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला ना, नए समय के अकॉर्डिंग इन चीजों को थोड़ा डिजाइन करा गया है। मॉब लिंचिंग का अर्थ है कि जब एक भीड़ मिलके किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी ऐसा फिजिकल अटैक अगर करती है, उसके खिलाफ उसकी मारपीट अगर होती है, हत्या अगर होती है, तो इस तरीके के मामले हमने विगत 2-3 साल के अंदर खूब सारे देखे हैं, जहां पर एक भीड़ मिलके किसी आदमी की हत्या तक कर देती है, ठीक है। इसे कहा जाता है मॉब लिंचिंग, ठीक है। अभी तक हमारे जो आईपीसी है उसके अंदर इसको लेकर कोई कड़े प्रावधान नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अब जो नई भारतीय न्याय संहिता आ रही है उसके अंदर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है अगर एक इंसान दोषी पाया जाता है तो, ठीक है। एक और परिवर्तन है यहाँ पे, अब अगर कोई भी शादी का झूठा वादा करता है किसी भी औरत से, ठीक है, किसी भी औरत से अगर शादी का झूठा वादा अगर किया जाता है और इसके बाद अगर वो उससे शादी नहीं करे, ठीक है, तो ये फॉल्स प्रॉमिस होगा। क्या होगा? फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है। तो उसके ऊपर भी अब यहाँ पर कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। ये बात समझनी है हमें। इसके बाद है सामुदायिक सेवा का सजा के तौर पर उल्लेख। मानो अगर कोई छोटे छोटे अपराध हो रहे हैं, जैसे कोई इंसान अगर सड़क पे जा रहा है और मानो उसने ड्रिंक कर रखी है, शराब वगैरह पी रखी है, तो उसने कोई हंगामा पैदा कर दिया है, ठीक है। तो अब इस तरीके के ऑफेंसेस जो है उसके लिए जहां पे सुधारात्मक रवैया अपनाया जाएगा, उससे सामुदायिक सेवा जैसे काम करवाए जा सकते हैं। अब चार्जशीट बनाने की एक समय सीमा जो है वो भी तय करती है पुलिस के ऊपर, कि आपको चार्जशीट जो है 180 डेज के अंदर बना के, मैक्सिमम टाइम है 180 डेज के अंदर बना के मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो रख देनी है। उसके ऊपर जो फैसला है इसके बाद वो जज जो है वो सुना देगा, ठीक है। मतलब ये जैसे होता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर न्याय लेट हो गया है इसका मतलब है व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ है। समय पर मिला हुआ न्याय ही न्याय कहा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ परिवर्तन हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब जो है वो तकनीक का समावेश बड़े आधार पे किया गया, मतलब इन तीनों अधिनियमों की बात कर रहा हूं मैं इन कॉमन, ठीक है। क्या हो रहा है सर कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने के अंदर हम आ गए हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में, वहां पे तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोविड टाइम में हमने देखा था कि जजेस जब कोर्ट नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, सो देन ऐसा देखा गया कि उन्होंने ऑनलाइन ही अपनी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो करी है, ठीक है। सो अब ऐसा भी है, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रायल्स में भी, प्रोसीडिंग्स में भी, और साथ में हियरिंग जो सुनवाई होती है वहां पर भी इनका इस्तेमाल जो है वो बड़ी मात्रा में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे भी कोई भी रेप पीड़िता है अगर, ठीक है, अगर उन्होंने किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाए हैं, भाई इस इंसान ने मेरे साथ जो है वो ये कुकृत्य किया है, ठीक है, अब उसके बयानों का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, ताकि आगे जाके इन फ्यूचर कभी उसका रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। दया याचिका का समय तय हो गया सर। अब जैसे जब भी किसी इंसान को कोर्ट ने गिल्टी मान लिया है, ठीक है, तो उसके बाद वो दो लोगों के सामने, या तो राज्यपाल के सामने या फिर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका प्रस्तुत कर सकता था, ठीक है। अब इसका समय तय हो गया कि भाई राज्यपाल के सामने आप 30 दिन के अंदर, और राष्ट्रपति के आगे आप 60 दिन के अंदर दया याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है ना कि वो जो न्याय का प्रोसीजर है, एक सर्टेन टाइम हमने फिक्स कर दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप एक इंसान को न्याय मिल जाना चाहिए, ठीक है। हथकड़ी का प्रयोग, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मैंने बता दिया कि कोई डॉक्यूमेंट्स है, अब
अगर ऐसा ऑनलाइन भी अगर हमको ऐसी चीजें अगर होती हैं क्या, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर डिजिटल फॉर्म के अंदर है और उसका एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है तो फिर वो किया जा सकता है, ठीक है। हथकड़ी का प्रयोग कई बार इसके ऊपर सवाल उठे हैं और इसे लीगल भी माना गया है कि ये उचित नहीं है किसी इंसान पर हथकड़ी लगाना, लेकिन अब नए इस न्याय संहिता जो है, सीआरपीसी जो है, उसके अंदर हम देखते हैं कि अब हथकड़ी का प्रयोग ऐसे अपराधियों के लिए किया जा सकता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, मतलब जो आदतन अपराधी है। और दूसरी बात, कोई ऐसा शख्स जिस पर पुलिस को शक हो कि इंसान कस्टडी से भाग सकता है, ठीक है, तो उस इंसान के लिए हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। नई जो अपनी सीआरपीसी आ रही है जिसका अब नाम रहेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अब कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पर अपराधी या फिर जो आरोपी है वो 60 साल से अधिक उम्र का है, या फिर उस तरीके के अपराध जहां पर सजा जो है वो अधिकतम कितने साल की हो सकती है, 3 साल की हो सकती है। वहां पर गिरफ्तारी के संबंध में हमें देखना है कि उसकी अगर आपको इंस्टेंट गिरफ्तारी अगर करनी है तो डीएसपी रैंक का अधिकारी जो है उसकी परमिशन के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये परमिशन डीएसपी रैंक के अधिकारी से ली जाएगी, इसके बाद ये काम होगा, ठीक है। आगे और बात करते हैं जीरो एफआईआर का प्रावधान। जीरो एफआईआर का मतलब होता है जैसे हम मानो एक इंसान अभी कहीं एक्स जगह पे गया हुआ है, ठीक है, मानो कोई इंसान इस ए जगह पर है और वो बी जगह का रेजिडेंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस इंसान के साथ इस पर्टिकुलर सिटी में या फिर इसके बीच में कहीं पर भी कोई भी घटना होती है, पहले क्या होता था ना कि एफआईआर जो है वो कंसर्निंग रीजन के अंदर ही हम लोग दर्ज करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी थाने में जाके किसी भी घटना की एफआईआर करवा सकते हैं और उस जो पर्टिकुलर स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, उसके ऊपर ये लायबिलिटी रहेगी कि विद इन 15 डेज ऑफ टाइम उन्हें वो जो कंसर्निंग एफआईआर है वो संबंधित थाने के अंदर उन्हें भेजनी रहेगी, ठीक है। इसे कहते हैं जीरो एफआईआर, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो एफआईआर नहीं करती है, उसका भी रीजन है क्योंकि बर्डन जो है फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता हो पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज रहती है। तो फिर अब क्या हो गया, जीरो एफआईआर का प्रोविजन वापस हो गया, पहले भी था लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था उतना अच्छे तरीके से। मानहानि जो है, डिफेमेशन वाले जो केसेस है वहां पर अब 2 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना भी लिया जा सकता है, दोनों में से कोई भी चीज है। इसके बाद मैरिटल रेप की बात करें, इसको भी परिभाषित किया गया। मैरिटल रेप का मतलब क्या है, जैसे पहले मैरिटल रेप का भी प्रोविजन था हमारे यहाँ पे, लेकिन अब क्या है ना, अगर एक औरत 18 साल से अधिक है और वो शादीशुदा है, ठीक है, और उसका हस्बैंड जो है वो उसके साथ अगर थोड़ा फोर्सफुली भी अगर वो शारीरिक संबंध बनाता है, सो दैट विल बी नॉट काउंटेड इन मैरिटल रेप। अब उसे रेप की संज्ञा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना, प्रोब विल हैव टू बी कंप्लीटेड इन 180 डेज। कोई भी अगर अपराध हुआ है तो उसकी जांच कितने समय में होनी चाहिए, 180 दिनों के अंदर होनी चाहिए, और साथ में days and sent for trial. After trial, judgment will have to be given in 30 days. और जब ट्रायल हो जाती है तो उसके बाद उसका जजमेंट जो है वो 30 दिनों के अंदर आना चाहिए। ये एक नया प्रोविजन जो है वो हमें नए बिल के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करें समय की मांग की, हम बात करें, जैसे आप देखना 124A की बात करी जो राजद्रोह से जुड़े हुए मामलों से डील करता है, ठीक है। ये भी अब हमें देखने लगा कि वाकई में वास्तविकता में इसकी आवश्यकता है कि इस तरीके के ब्रिटिश एरास के लॉज को हटाया जाए, ठीक है। आत्महत्या की हम बात करें, ठीक है, पहले क्या होता था कि आत्महत्या को एक तरीके का क्राइम माना जाता था, ठीक है, समझना। जैसे कि एक इंसान है, उसने अगर सुसाइड का अटेम्प्ट किया है एंड आफ्टर सुसाइड इफ दैट पर्सन सर्वाइव्स, अगर वो बच जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी सब प्रोसीडिंग का नियम था, ठीक है, मतलब उसने गलत करा है। आत्महत्या जो है वो एक तरीके से अपराध है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े, साइकोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, हमें मेंटल हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट मिला, एक इंसान के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से सुधारा जाए, ठीक है, क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ही आत्महत्या के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो हमने फिर उसके भी अब इसको भी अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। स्नैचिंग की बात करें, जैसे चेन स्नैचिंग जैसे मामले होते हैं क्या, ये जैसे समय के अकॉर्डिंग होने लगे। साइबर क्राइम, जिस समय ये बिल्स वगैरह पहले वाली जो आईपीएससी सीआरपीसी थी उस समय हमने देखा कि साइबर क्राइम जैसी घटनाएं नहीं होती थी उस समय में, तो अब इनका भी अलग से स्पष्टीकरण दे रखा है हमें। उसके बाद एडल्टरी जो है, एडल्टरी का मतलब एक वैवाहिक जीवन में बंधे पुरुष या महिला, ठीक है, अगर वो बाहर किसी गैर मर्द से अगर कोई संबंध बनाती है तो उसे कहा जाता है एडल्टरी।
जो पहले 497 के अंदर अपने दर्ज था, ठीक है। तो उसके संबंध में भी प्रावधान जो है वो अलग से किए गए हैं, ठीक है। और सामुदायिक सेवा जैसे नए कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं, ठीक है। बहुत ब्रीफली मैंने ट्राई करा है कि क्या क्या ये चीजें होने वाली हैं। और अब सवाल ये रहता है कि क्या सब कुछ बदल जाएगा क्या, है ना, इसके बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडियन पीनल कोड, इनके तीनों के नाम एक बार आप अच्छे तरीके से देख ले, क्या क्या नाम रहने वाले हैं अब इनके, ठीक है। जैसे आईपीसी जो है वो अब किस नाम से जाना जाएगा, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब यहां पे कुछ बदलाव इन्होंने किए हैं। दूसरा है सीआरपीसी, जैसे हम बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके बाद है जो एविडेंस एक्ट था अपना, उसे अब बोला गया भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। ये तीनों अभी विधेयक है, ठीक है। विधेयक का मतलब है 2023, विधेयक का मतलब है अभी इन्हें लोकसभा के अंदर रखा गया है, ठीक है। लोकसभा के अंदर अगर ये पास हो जाते हैं तो उसके बाद ये जाएंगे राज्यसभा में, ठीक है। और राज्यसभा से ये जाएंगे प्रेसिडेंट, क्या, प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर कर लेगा तब ये क्या बन जाएंगे, कानून बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इनकी पालना जो है वो अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। अब ये देखना है सर कि यहां पर जो आईपीसी जो है वो किससे डील करता है, ठीक है। आईपीसी किससे डील करता है, मतलब आईपीसी में क्या क्या प्रोविजंस है, तो ध्यान रखें। आईपीसी ये बताता है कि कोई जुर्म जो है वो उसकी परिभाषा क्या है और उसके संबंध में सजा जो है वो क्या हो सकती है। साथ में सीआरपीसी जो है वो किन चीजों से डील करता है, तो गिरफ्तारी से संबंधित, जांच से संबंधित, जमानत के संबंधित इश्यूज कर, और प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है, उनसे संबंधित जो है वो सीआरपीसी होती है। एविडेंस एक्ट क्या होता है कि किन साक्ष्यों को माना जाएगा, ठीक है, स्वीकार्यता कौन से साक्ष्यों की होगी, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना यह है कि सर कितने परिवर्तन हुए हैं और कितने संभावित परिवर्तन है। आईपीसी की हम बात करें तो फिर यहां पर उसके अंदर अब ये बीएनएस कहलाएगा, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अगर ये कानून बन जाता है तो इसमें 175 कुल संशोधन प्रस्तावित है और साथ में नए प्रावधान जो है वो कितने जोड़े जाएंगे, 8, ठीक है। और साथ में 22 प्रावधानों को हटाया जाएगा। उसी तरीके से सीआरपीसी में 160 संशोधन होने वाले हैं। नए प्रावधान इसके अंदर 9 जोड़े जाएंगे और साथ में 9 प्रावधानों को हटाया भी जाएगा। एविडेंस एक्ट जो है वो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक तो नया प्रावधान जोड़े जाएगा, 5 प्रावधान हटाए जाएंगे और साथ में संशोधन जो है वो कितने हो जाएंगे, कुल 23 संशोधन जो है वो हो जाने हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल वी नीडेड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और उसके बाद भी अगर हमको कोई एडिशनल जानकारी मिलती है इसके बारे में, और आगे जब भी इसके बारे में और प्रोसीडिंग्स वगैरह आगे लोकसभा राज्यसभा में होती है और नए आर्टिकल्स हमारे सामने निकल के आएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो तब तक के लिए आई होप सो कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं साथियों एक और नए वीडियो के साथ, जहां पर हम कुछ और इश्यूज की बात करेंगे जो आपके करंट से रिलेटेड होंगे। और पहली बार अगर आप इस चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें और साथ में इसे सब्सक्राइब कर अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।